नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों पिछली क्लास में हम लोग जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अक्षीय स्थिति में पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और जो के परावर्तनांक के माध्यम में रखा होता है। ठीक है, जो के परावर्तनांक के माध्यम में रखा होता है और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P होता है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसका डायग्राम है। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है और ये अगर O मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी n होगी। ठीक है, तो आपने कहा माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव के परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ गया इतना? चित्र अनुसार प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे अगर ये L है और ये R है, पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाई जाए तो ये त्रिभुज POB एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण आएगा वो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। इसलिए बोला है प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी है वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। क्लियर है? माइनस क्यू आवेश से अब इधर अगर देखा जाए तो यहां से ये क्या है, लंब और ये क्या है, आधार। तो कर्ण अगर निकालोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे यही बोला गया कि बिंदु प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी ये है और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी ये है। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। कहने को जब इसका स्क्वायर करेंगे आप तो इससे वर्गमूल हट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही बचेगा। समझ आ गया? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर क्या मतलब, यहाँ पे दूरी क्या है, यानी आर बी स्क्वायर का मतलब दूरी। ठीक है, तो दूरी क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और वर्गमूल यही तो दूरी थी। तो हमने इस दूरी का क्या किया, वर्ग किया। वर्ग करने से यहाँ पे रूट हट गया है। क्लियर है? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसकी दिशा क्या होगी, B से P की ओर। ठीक है, B से P की ओर, यानी E1 की दिशा ये है। अब बात करें हम E2 की, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यानी हमने जब इसका स्क्वायर किया तो क्या होगा, इसका रूट हट गया यानी वर्गमूल हट गया। वर्गमूल हटने के बाद आपको यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही बचेगा। P से A की ओर इसकी दिशा है। इसकी दिशा कौन से, P से A की ओर, क्योंकि ऋणात्मक है ये आवेश कैसा है, ऋणात्मक। और ऋणात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की होगी, ऋणात्मक आवेश की ओर। ठीक है, यहाँ तक समझा है? ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की क्या होती है, समांतर होती है और धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। दोबारा सुने, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर होगी और धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे, अब आपने देखा E1 व E2 परिमाण में कैसे हैं, सब बराबर हैं व दिशा में विपरीत हैं। परिमाण में बराबर है परंतु दिशा में कैसे, विपरीत है। इसलिए इन्हें लंबवत व समांतर घटकों में वियोजित करने पर, अब हमने क्या काम किया, इसे लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित कर दिया। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ये दोनों लंबवत घटक हैं और ये दोनों समांतर घटक हैं। ठीक है, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र टोटल क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। E1 प्लस कॉस थीटा E2 कॉस थीटा, यहाँ पे यही लिख के दिखाया गया है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा परस्पर विपरीत हैं। परिमाण में बराबर होने के कारण ये एक दूसरे क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है, चित्र से स्पष्ट है कि लंबवत घटक परस्पर बराबर व विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र केवल समांतर घटक के कारण ही प्राप्त होगा। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर E1 प्लस E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। मेरे कहने का मतलब ये है, ये दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं और लंबवत होने के कारण एक दूसरे क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। तो जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा आपको, वो किसके कारण होगा, वो केवल समांतर घटकों के कारण ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो वही आपको E बराबर होगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको पता है E1 और E2 क्या है, बराबर है। सिंस
E1 E2 क्या है, बराबर है। अगर E1 E2 बराबर है, अगर आप E1 की जगह E2 लगा दोगे तो ये जुड़कर हो जाएगा 2E cos थीटा। समझ आ गया? यानी इनमें से अगर इस E2 की जगह आप E1 लगा दें तो ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बनेंगे, 2E cos थीटा। यहाँ तक समझ आ गया? अब वैल्यू लगाते हैं। E बराबर ये वाला 2, E1 की जगह मान आ गया ये वाला 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इस वाले त्रिभुज को देखें, अब इस वाले त्रिभुज में अब ये थीटा कहाँ से आया वो देख लेते हैं। ये थीटा, ठीक है, इधर भी थीटा ही होगा। अब कॉस थीटा, अगर त्रिभुज पीओबी देखें, पीओबी में होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है आपका L, ठीक है, कर्ण क्या है आपका A, तो कॉस थीटा का मान आ गया। इस कॉस थीटा का मान यहाँ लगा दिया, अब ये आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ घात 1 है और यहाँ पे क्या है, घात आधी, यानी यहाँ घात 1 है और यहाँ पे घात क्या है, आधी, तो जुड़कर कितनी हो जाएगी, 3/2। समझ आ गया नहीं आया? कहने का मतलब 1 घात और 1/2 घात को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़कर क्या बनेगा, 3/2। समझ आ गया? क्लियर है? तो यहाँ पे आपने घातें जोड़ दी, जोड़कर ये बन गया है आपका। इतनी बात समझ आ गई? अब सिंस आपने कहा कि जो L है, L R के सापेक्ष बहुत छोटी दूरी है, L क्या है, R के सापेक्ष बहुत छोटी दूरी है, तो जो L स्क्वायर होगा वो R के सापेक्ष और भी ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, इसलिए L स्क्वायर को R के सापेक्ष नेगलेक्ट मान लिया, बिल्कुल नगण्य मान लिया, ठीक है, ना के बराबर। ये बात समझ में आ गई? मानने पर जैसे तुमने इसे क्या कहा कि नेगलेक्ट है, तो इसे L को भूल जाएंगे, केवल क्या बचेगा, R स्क्वायर 3/2 ये वाली घात। जब आप इसकी गुणा करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, R3। समझ में आ गया? वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है, तो यहाँ k की जगह आपने 1 लगा दिया। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई है वो आई है 1/4πε0 डॉट P/R3। समझ में आया? एक बार दोबारा देखते हैं जल्दी से, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप देख लीजिए फिर बताते हैं। देखो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। तो हमने लिखा है माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव के परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र अनुसार प्लस Q आवेश के कारण जो दूरी है P तक की ये है और माइनस Q आवेश के कारण जो दूरी है वो ये है, ठीक है। तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर 1/4πε0 Q/R² प्लस L स्क्वायर। इसकी दिशा जो होगी वो B से P की ओर होगी। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 बराबर 1/4πε0 Q/R² प्लस L स्क्वायर। इसकी दिशा जो होगी P से A की ओर होगी, ठीक है। फिर आपने कहा E1 और E2 परिमाण में कैसे हैं, बराबर हैं, दिशा में विपरीत है, इसलिए लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित करने पर ये लंबवत घटक है, ये समांतर घटक है, ठीक है। तो जो वैद्युत क्षेत्र, तो ये तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त करने से जो वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर प्राप्त होगा वो किसके कारण प्राप्त होगा, केवल इन दो घटकों के कारण। तो यहाँ पे लिखा है चित्र से स्पष्ट है कि लंबवत घटक परस्पर बराबर व विपरीत है, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इस प्रकार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र केवल समांतर घटक के कारण ही प्राप्त होगा। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 क्या है, बराबर है, तो हमने यहाँ पे E2 की जगह E1 लगा दिया और ये आप यानी E2 की जगह E1 लगाने से जुड़ जाएंगे। जुड़कर क्या हो जाएगा, E बराबर 2E cos थीटा। अब वैल्यू लगा दी, 2 ऐसे रखा, E की जगह ये वैल्यू लगा दी, ठीक है। जैसे आपने वैल्यू लगाई cos थीटा ये आ गया। अब cos थीटा हमने इस त्रिभुज को जब देखा तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, वैल्यू ये लगा दी, ठीक। अब इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो R² प्लस L स्क्वायर की पावर हो जाएगा 3/2। समझ आ गया? Q इंटू 2L ये क्या है, ये P है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो ये P लगा दिया, यानी वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आगू है। समझ में आ गया? अब इतना करने के बाद आपने कहा कि यहाँ L क्या है, L R के सापेक्ष बहुत छोटा है। जब L R के सापेक्ष बहुत छोटा है तो R स्क्वायर के सापेक्ष और भी अधिक छोटा होगा, इसलिए इसे नेगलेक्ट मान लिया, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, यानी नहीं है ऐसा मान लिया। तो यहाँ पे तुम जैसी वैल्यू लगाओगे, वैल्यू लगाने पर क्या होगा,
एल स्क्वायर आपने ना के बराबर मान लिया है, फिर आपने क्या किया, इस क्यू इंटू 2l की जगह p लगा दिया है और एल स्क्वायर को आपने 0 मान लिया, बिल्कुल है नहीं, तो ये बनेगा आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर की पावर 3/2, इस 2 से 2 कट जाएगा तो p अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपॉन आर क्यूब। वायु या निर्वात के लिए k क्या होता है, 1 होता है, तो e बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू p अपॉन आर। ठीक है यहाँ तक। अब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपको प्राप्त हो चुकी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसकी दिशा पूछता है तो दिशा क्या होगी, इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगी, समांतर होगी, और धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। ठीक है, इसमें आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा लिख देंगे। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है।